नमस्कार साथियों, मैं अमित उपाध्याय आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ क्लास 10th की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। आज हम चर्चा करने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण की बात करने वाले हैं। तो इस वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कंपटीशन लेवल में भी पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं, कुछ यहाँ पे चीजें हम लेके आए हैं आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेसिस और साल्ट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे जीवन जो रासायनिक हम जो केमिकल कंपाउंड देखते हैं, उन कंपाउंडों के देखा जाए तो गुणों के आधार पर, उनके प्रॉपर्टी के आधार पर उनको डिवाइड किया गया था। तो उनको 3 रूपों में डिवाइड किया गया था। आपको यहाँ पर आप देखेंगे उन 3 रूपों को, आपका पहला हो जाएगा अम्ल हो जाएगा, दूसरा आपका क्षारक है, तीसरा है लवण। तो 3 रूपों में उनको विभाजित किया गया। पहला जो हमारा एसिड है, दूसरा बेसिस है, तीसरा लवण है। तो इन चीजों को हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। पहले डेफिनेशन वगैरह इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद इनके प्रॉपर्टीज वगैरह को देखेंगे। उसके बाद भी जो हमारा चलता है इसमें हम पीएच स्केल वगैरह भी देखेंगे। तो इन सब चीजों को इसी पाठ्यक्रम में हमको चर्चा करना है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला हमारा है अम्ल। तो हमने रासायनिक यौगिकों को उनके गुणों के आधार पे 3 भागों में डिवाइड किया। 3 भागों में डिवाइड करने का यहाँ मतलब है कि पहला अम्ल है, दूसरा क्षारक है, तीसरा लवण है। तो अम्ल के बारे में बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब खोज नहीं की गई थी, पीएच स्केल वगैरह की बात नहीं की गई थी, तो मतलब ये माना जाता था कि जो भी हमारे पदार्थ हैं जिनके स्वाद क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और जो क्या होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। जो लाल यहाँ पे होगा नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ये प्रोसेस वगैरह की डेफिनेशन हमने दिया, हम देते थे। लेकिन आर्हेनियस साहब ने भी अपनी डेफिनेशन वहां पे प्रस्तुत की। उन्होंने क्या प्रस्तुत किया था, यहाँ पे देखिए कि जलीय विलयन में वियोजित होकर एज पॉजिटिव आयन देगा, वही क्या होगा, हमारा अम्ल होगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि अम्ल वे होते हैं बेटा जो जलीय विलयन में वियोजित होकर या आयनित होकर एज पॉजिटिव आयन देते हैं। तो एज पॉजिटिव आयन देने की बात यहाँ आई। लेकिन हम दोनों परिभाषाओं को देखते चलते हैं। तो स्वाद में देखिए अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होगा। खट्टे की बात करेंगे, जैसे सिरका हमारा होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक या सिट्रस फल होते हैं, सिट्रस फल हमारा नींबू, संतरा वगैरह होते हैं, उसमें क्या पाया जाएगा, आपका सिट्रिक एसिड पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। इमली देखिए, इमली में भी खट्टापन होता है, वो भी टार्टरिक अम्ल। तो ऐसे बहुत सारे में कंपाउंड होते हैं जो भी क्या होता है, अम्ल पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक ट्रिक बताया कि आपको ये लिटमस पेपर को कैसे कन्वर्ट करता है, क्योंकि देखिए इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि अम्ल और क्षारक जो होते हैं वो लाल को नीला करते हैं कि नीला को लाल करते हैं। तो ये चीजें हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ पे हमेशा रखेंगे जो अम्ल होता है, अम्ल में अनिल फार्मूला आप हमेशा क्या करेंगे, लगाएंगे। अनिल क्या होता है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो यहाँ अम्ल हो गया, नीला लिटमस को लाल कर देता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो हमारा लाइकिंग के द्वारा लिटमस पेपर बनाया जाता है वो क्या करता है, वो भी एक सूचक का कार्य करता है, और सूचक बताता है, ये कार्य करता है कि कौन सा अम्ल है प्रकृति में, कौन सा क्षारक का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो हम इसके दोनों प्रकार की बात करेंगे बेटा, दोनों प्रकार। तो अम्ल हमारे 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, एक हमारा वीक होता है, प्रबल और दुर्बल। प्रबल की परिभाषा को हम सिर्फ एक शब्द में बताना है कि जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होते हैं वो हमारे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा दुर्बल क्या होता है, जो पूर्णतया जल में वियोजित और ये आयनित नहीं होते हैं। थोड़ा सा अंतर है कि जो जल में पूरी तरह से आयनित होकर टूटेगा वो हमारा क्या होगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। और जो दुर्बल होगा, जो पूरी तरह से नहीं टूटेगा या नहीं आयनित होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल होगा। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिए गए बेटा, जैसे देखिए आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया है, नाइट्रिक अम्ल दिया गया है, उसके बाद H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है। ये क्या है, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल है देखिए HCl H2SO4। अपूर्ण जल में विलय वाली बात करेंगे, दुर्बल वाले में बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका एसिटिक अम्ल है। ठीक है, यहाँ कार्बोनिक एसिड है, HCl वगैरह है, ये आपके क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो जिस तरह आपने अम्ल की परिभाषा है आपने, हम देखिए आसान शब्दों में आपको समझना है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन के क्या है, साइंस वगैरह, इनको हमको रटना नहीं है, इनको समझना है। अच्छे से समझेंगे तब समझेंगे। इसी बेस में हम अगर क्षार को देखते हैं, यहाँ पे क्षारक को देखते हैं, बेसिस को देखते हैं, तो वो भी क्या होता है। अब यहाँ पे अगर जैसे आपने देखा स्वाद में ये खट्टा होता है, स्वाद में ये खट्टा होता है, तो ये स्वाद में क्या होते हैं, क्षारक आपके होंगे, ये स्वाद में कड़वा और तीखा होता है। ठीक है, कसैला भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, इसका अगर फार्मूला की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हमारा फार्मूला होता है छलनी। छलनी की बात करेंगे, यहाँ क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो क्षार भी हमारा क्या होता है, लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो अगर जो भी लिटमस पेपर को नीला कर देता है वो कैसे हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के हैं, क्षारीय मूलक के हैं। ठीक है, इसको भी अगर हम बात करेंगे तो ये 2 रूपों में बढ़ता है हमारा, एक प्रबल होता है, एक दुर्बल होता है। तो प्रबल की चर्चा जब हम करेंगे तो प्रबल हमारा क्या होता है,
जल में पूर्णतः वियोजित, जैसे हमारा प्रबल अम्ल कैसा होता था, जो जल में आयनित होता था, सेम यहाँ भी वही है कहानी कि जल में जो पूर्णतः वियोजित होगा वो प्रबल क्षारक होगा। जैसे आपका यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड वगैरह है, ये KOH, NaOH और क्या आपका BOH होल ट्वाइस का दिया गया, ठीक है। दुर्बल की बात करेंगे तो दुर्बल क्या होता है, जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होगा, जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होगा। जैसे आपका यहाँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है और आपका NH4OH दिया गया है, तो ये सब क्या है आपके दुर्बल क्षार दिए गए हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं तीसरा जो हम गुणों में इसको डिवाइड करते हैं वो हमारा लवण होता है, साल्ट होता है। साल्ट को भी देखते हैं यहाँ पे, अम्ल क्षार जो मिलकर लवण और जल उत्पाद बनाते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार एक साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रक्रिया जो हमारी होती है वो उदासीनीकरण की तरफ बढ़ती है थोड़ा सा। और ये फॉर्मूला याद कर लेंगे कि अम्ल क्षार जब एक साथ रिएक्ट होते हैं तो हमारा लवण बनता है और लवण बनने के साथ साथ जल का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे जब ये चीजें, तो जैसे आपको यहाँ पे हम लेते हैं अम्ल देखते हैं, HCl देखते हैं और NaOH देखते हैं। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, जब ये रिएक्ट करेंगे तो आपका सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl बनेगा, NaCl के साथ साथ यहाँ पे आपका H2O भी बनकर निकलेगा, तो ये आपका उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं लवण के बारे में, तो ये अवाष्पशील होते हैं और क्या होते हैं, गंधहीन होते हैं, विद्युत संयोजक होते हैं। विद्युत संयोजक ये क्या होते हैं, बॉन्ड बनाने के लिए तैयार होते हैं। अवाष्पशील होने के बाद यहाँ पे थोड़ा क्या है कि इनका वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है थोड़ा मंद होती है। कारण समझिए, अगर स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल की अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अगर बढ़ रही है, उसमें हम लवण की मात्रा मिला देते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया थोड़ी सी मंद हो जाती है, धीमी होती है। वो किस पे निर्भर करेगी, लवण की मात्रा पर निर्भर करेगी, लवण कितना मिलाते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर यहाँ अरहेंज सिद्धांत की बात करेंगे यहाँ थोड़ा सा, कि जैसे आपने वहां देखा कि H पॉजिटिव आयन देता है, अम्ल देता है, तो आर्हेनिस साहब ने बताया था ये भी जल में वियोजित होगा या टूटकर क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन देता है। तो यह भी कह सकते हैं यहाँ पे कि ये धन मूलक होता है और ये ऋण मूलक होता है। ये भी थोड़ा चर्चा करेंगे क्योंकि साल्ट में थोड़ा सा मामला उल्टा है। यहाँ बात करेंगे बेटा कि ये जो प्रक्रिया होती है जब टूटेंगे बेटा, ये दो भागों में टूटेंगे, एक आपका धनायन होगा, ऋणायन होगा। यहाँ धनायन क्षारीय मूलक होगा, यहाँ धनायन क्षारीय मूलक होगा और यहाँ ऋणायन अम्लीय मूलक होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जब हम NaCl को तोड़ते हैं तो यहाँ Na पॉजिटिव होता है कि जो एक क्षारीय मूलक है, और यहाँ पे हम क्लोरीन को देखते हैं निगेटिव में जो टूटेगा आपका, यहाँ अम्लीय मूलक होता है। ये जब जल में विलय होंगे, वियोजित होंगे, तो इनकी प्रक्रिया टूटने के बाद थोड़ा सा अम्ल क्षारक के क्या होते हैं, विपरीत होती है। यहीं पर एक शब्द आता है क्षार और क्षारक में अंतर। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ देखिए क्षार क्या होता है, ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित होते हैं, ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित होते हैं क्षार कहलाते हैं, उनको एल्कली बोला जाता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी प्रबल होते हैं यहाँ के क्षारक वो सभी पूर्णतया जल में वियोजित होते हैं और सभी प्रबल क्षारक क्षार कहलाते हैं, इनको एल्कली भी बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब हम इसको एक साथ चलते हैं, प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, कि इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो अम्ल का भौतिक और रासायनिक गुण, तो भौतिक गुणों में आपने लगभग देख ही लिया कि इनका अगर पूछे कि भौतिक गुणों में आपको 2-3 चीजें बता दी यहाँ पे। स्वाद इनका कैसे होगा, खट्टा होगा। प्रकृति इनकी संक्षारक, संक्षारक का यहाँ अर्थ आया है, संक्षारक का मतलब यहाँ पे देखिए काटने का शब्द आता है कि संक्षारक का मतलब ये जब आप देखते हैं कि तेजाब वगैरह जो भी अम्ल वगैरह कपड़ों के संपर्क में या त्वचा के संपर्क में आती हैं तो उनका क्या करते हैं, उनको या काट देते हैं या उनको क्या कर देते हैं, एक परत कर देते हैं। ये कह सकते हैं कि कपड़े देखते हैं आपके गल जाते हैं, फट जाते हैं, गायब तो नहीं होते, ठीक है, फट जाते हैं। तो संक्षारक का मतलब ये काटने का छाटने का काम करते हैं। तो ये प्रकृति इनकी संक्षारक होती है। बाकी आप बता सकते हैं कि ये क्या होता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है, अनिल यहाँ पे आपने देख ही लिया है। तो ये चीजें करते हैं। रासायनिक गुणों की चर्चा करते हैं, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामों में, सीधा हम बात करेंगे। तो पहला जब आता है, कभी आपसे पूछता सीधा पूछेगा कि अम्ल जब धातुओं के साथ रिएक्ट करेगा, अपक्रिया करेगा, तो क्या प्रभाव बनता है। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे हैं, फॉर्मूले आपको देखना है बस, कि जब धातु और अम्ल का एक साथ अपक्रिया होगा, दोनों एक रिएक्ट करेंगे बेटा, तो उत्पाद निकलेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। हम कह सकते हैं कि जब धातु अम्ल के साथ या अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो उत्पाद के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। यह भी कहा जाता है कि हाइड्रोजन गैस को जब हम जलाते हैं तो ये पॉप की आवाज करके जलती है, ठीक है। वो तो अपने प्रयोगशाला में देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले फार्मूले में याद करें कि जब अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करेगी तो यहाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त होना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैंने फेरस लिया है और उसके बाद मैंने HCl के साथ रिएक्शन करवाया है बेटा। इन दोनों का रिएक्शन जब करवाएंगे तो फेरिक क्लोराइड बनेगा यहाँ पे और हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त हो रही है। Fe और 2HCl का जब रिएक्शन करवाया था FeCl2 और H2 आपका निकलकर बाहर आता है।
दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अम्ल रिएक्ट करेगा, कोई भी अम्ल जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां क्या बनता है, तो वहां आपको याद रखना है यहां लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यहाँ H2O बनेगा। यहाँ आपने देखा था ऊपर वाले में धातु के साथ जब रिएक्ट कर रहा था तो उत्पाद हाइड्रोजन गैस बन रहा था, लेकिन कार्बोनेट जहाँ कार्बन की मात्रा उपस्थित होगी वहां आने के बाद लवण बनेगा, CO2 बनेगी और H2O बनेगा। तो यहाँ CO2 H2O दो मस्ट बन जाएंगे, लवण आपका बनता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ देखिए दो उदाहरण लिया है, एक कार्बोनेट का, एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट मैंने लिया, उसको HCl से मैंने यहाँ रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बना, CO2 बना और H2O बना। तो यहाँ लवण बन गया, कैल्शियम क्लोराइड लवण बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना और आपका H2O बना। फिर मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आपका लिया है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट मैंने लिया है यहाँ पे। तो इसकी बात करेंगे CaHCO3 की बात करेंगे, तो HCl यहाँ पे बोलेगा, HCl के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ CaCl2 ही बनेगा, यहाँ 2CO2 और 2H2O बनेगा। इसको आप संतुलन करिएगा, देखिएगा, वैलेंसी आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है। रासायनिक गुणों की बात करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या कंडीशन होती है। तीसरी बात करेंगे यहाँ पे, तो धातु ऑक्साइड और अम्ल का जब रिएक्शन होगा, यहाँ तीसरा कंडीशन कह रहा है कि जब अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पर बेटा लवण और जल बनेगा। आप यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हो तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, लवण और जल बनेगा। तो इन दोनों कंडीशनों को देखने के पश्चात हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का जब एक साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन क्या बनेगा आपका, यहाँ पे जल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए NGO H2SO4 का जब एक साथ रिएक्शन कराया जा रहा है तो मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है आपका, और यहाँ पे आपका जल बन के बाहर आ रहा है, तो लवण और आपने देखा यहाँ पे जल का निर्माण हो रहा है। तो इसी तरह से हम प्रॉपर्टी देखेंगे क्षारक की। क्षारक भी इसी तरह कंडीशन करेगा, फिजिकल और केमिकल की बात करेगा। तो फिजिकल में वही है, स्वाद देखना है, कड़वा और तीखा होता है। संचारक की बात करेगा तो अम्ल से कम होती है। यहाँ मैंने अम्ल से कम क्यों लिखा कि देखिए जो प्रबलता की बात करेगा, प्रबल संचारक की बात करेगा, तेजाब वगैरह आप देखते हैं कि त्वचा वगैरह पड़ने के बाद प्रभाव आपको दिख जाएगा, स्वयं प्रयोग मत करिएगा घरों पर। कपड़ों में देखिए, कपड़ों में तेजाब वगैरह जब बैटरी वगैरह हम इधर उधर करते हैं, कपड़ों में लग जाने के बाद देखिए कपड़ा वहां से क्या होता है, गायब हो जाता है, फट जाता है कपड़ा। तो उसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा क्षार हमारा क्या होता है, क्षारक जो होते हैं वो थोड़ा कम संचारक होते हैं। कम संचारक का मतलब देखिए साबुन वगैरह यूज करते हैं तो कपड़े नहीं गायब होते हैं, ठीक है। वहीं हम लोग का प्रयोग करेंगे तो कपड़ा नहीं रहेगा तो धूल मिट्टी दाग कहां से जाएगा, ठीक है। ये बात करेंगे। यहाँ पे हमने जैसे वहां पे अनिल देखा था, यहाँ पे चलनी देखेंगे, लाल लिटमस को नीला करता है, क्षारक क्या करता है, लाल को नीला करता है, ठीक है। ये बात करेंगे। रासायनिक गुण इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो वहां भी धातु, जैसे वहां अम्लों में देखा था हमने, जस्ट यहाँ पे देखेंगे जब कोई क्षार हमारा धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगी, लवण बनेगी, हाइड्रोजन गैस। आपने भी वहां देखा था जब कोई अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही थी, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। मेरी बात मानी, एकदम एग्जैक्ट बिल्कुल सूक्ष्म अंतर देखने को मिलेंगे कहीं कहीं। थोड़ा सा गौर करेंगे, एक याद करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली याद होकर तैयार रखना, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे भी वहां भी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जिंक लिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैंने यहाँ रिएक्शन करवाया है, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बना है। सो यहाँ पे बोलेंगे सोडियम जिंकेट, इसको बोलेंगे सोडियम जिंकेट का निर्माण हुआ है, Na2ZN आपका O2 है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आपकी मुक्त हो रही है। दूसरा कंडीशन की बात करेंगे, जब कोई क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ लवण और जल बनेगा, हाइड्रोजन गैस के साथ साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल का निर्माण हो जाएगा। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, कोई अधात्विक ऑक्साइड ले लेंगे, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ आपने रिएक्शन करवाया है तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना और जल बनकर बाहर आ गया, ठीक है। कुछ नहीं याद करना है, इन्हीं फार्मूलों को याद करना है, थ्योरी नहीं रटनी है, थ्योरी आपको समझना है, बस इन्हीं फार्मूलों के साथ थ्योरी आपको चिपका देनी है पेपर में, ठीक है। चिपकाने के बाद आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा। बहरहाल लेकिन 60 मेथड में 60 नोट बनाइए, पूरी किताब को रटने की जरूरत नहीं है, 60 मेथड में पढ़िए और 60 मेथड से ही आपने क्या करिए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके रख दीजिए। यही होती है कि स्टूडेंट की लाइफ, ठीक है। तीसरी बात करेंगे, यहाँ पे तीसरा तो आपको दिया है, कोई कंडीशन, दो ही कंडीशन आपको दिया गया है। तो अब यहाँ पे उपयोग देखेंगे, यहाँ पे अब दोनों को उपयोग देखेंगे। अम्ल का मैंने उपयोग थोड़ा यहाँ बताना भूल गया, यहाँ देखेंगे कि HCl का जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका हम प्रयोग कहाँ करेंगे, कपड़े को रंगने में किया जाता है। वस्त्र उद्योगों में कपड़े को रंगने में HCl का प्रयोग किया जाता है। एक कंडीशन हम बता दें, बायोलॉजी चैप्टर में ही दिया गया, HCl का क्या करता है, भोजन को पचाने में भी कार्य करता है, मतलब हमारे आमाशय में भी पाया जाता है, ठीक है। तो अम्लीय माध्यम पाया जाता है हमारे यहाँ भी। तो H2SO4 की बात करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब तेजाब समझिए, बैटरी में पाई जाती है, पेट्रोलियम उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
HNO3 नाइट्रिक अम्ल की बात करेंगे बेटा यहाँ पे, तो उर्वरक, औषधि और विस्फोटक बनाने में HNO3 का निर्माण किया जाता है, विस्फोटक का बम बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रयोग आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे उपयोग, क्षारक के उपयोग देखेंगे बेटा, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करेगा तो वस्त्र उद्योगों में यूज होता है क्षारक का। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है बेटा, इसको साबुन बनाने में और धावन पाउडर बनाने में किया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है जिसका निर्माण बेटा चमड़ा उद्योग में किया जाता है। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिलेंगे, लेकिन ज्यादा देखना नहीं है। ठीक है, कुछ मिलेंगे। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे लवण के परिवार देखेंगे, वहां पे भी आपको देखने को क्षारक वगैरह मिल सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन यहाँ पे आती है बेटा, कभी कभी होता है उदासीनीकरण अक्रिया। उदासीनीकरण अक्रिया को ज्यादा यहाँ पे गौर नहीं करना है। आपने पढ़ा बेटा कि जब अम्ल और क्षार का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, लवण बनता है। और ये लवण क्या होता है बेटा, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है और जल का निर्माण होता है। या कहते हैं जब अम्ल क्षार एक साथ रिएक्शन करेंगे बेटा तो क्या हो जाती है, उदासीनीकरण अक्रिया कहलाती है। यही आपकी बेटा क्या है, परिभाषा यहाँ पे है। परिभाषा चिपकाना हो तो आप चिपका सकते हैं। अम्ल ले लीजिए बेटा, यहाँ पे HCl ले लीजिए और क्या लीजिए, NaOH का रिएक्शन करवा दीजिए। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन करवा देंगे आपका, तो सोडियम क्या लवण बनेगा, NaCl बनेगा और आपका जल बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ये कंडीशन आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो ये चीजें आपको देख, तो साथियों इस वाले वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो जब इसका लाएंगे, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट लाएंगे, तो उस वाले पार्ट में हम वहाँ पे पीएच वैल्यू निकालना सीखेंगे, लवणों के परिवार के बारे में भी बात करेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे आप देखिएगा तो वहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ऐसे ही बहुत सारा प्यार हमसे बनाइए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।